Hospitals and its organization. This is my today topic. I am Muhammad Arshad Yaqub, Assistant Professor, Faculty of Pharmacy, HU. In hospital, just I tell you about what is the meaning of hospital. The word hospital, from where it's originate, what is meaning, and its organization. How can we organize the hospital? So that I will discuss with you. First of all, the definition of hospital is a compulsory. What is hospital? Just define a hospital. This is a question. Define hospital. So just you write or just tell us what is hospital. A hospital is a health care institution providing patient treatment. This is the main thing. That what is hospital? This is a healthcare institution, and in this institution provide patient treatment. This is the main purpose, and patient can go for that purpose with specialized medical and nursing staff and medical equipment. So we should take care of the patient in a hospital, but with specialized medical and nursing staff. These are helpers and to help to treat the patient, and also the equipment, because the equipment can be help us to diagnose and to treat the patient. A district hospital typically is the major healthcare facility in its region with many beds for intensive care, additional beds for patients who need long-term care. डिपेंड करेगा कि अगर पेशेंट जो है सीवियर कंडीशन में है तो उसको ज़्यादा अरसे के लिए हॉस्पिटल में रखा जाए. तो हॉस्पिटल एक ऐसा हेल्थ केयर सिचुएशन है जहाँ पे हेल्थ की केयर की जाती है और वहाँ पे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, पेशेंट की ट्रीटमेंट दी जाती है, और मेडिकल स्टाफ, मेडिकल नर्सिंग के ज़रिए और इक्विपमेंट के ज़रिए. और ये भी बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स क्या होते हैं जिसमें मेजर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वहाँ पे होती है, एंड उसमें बहुत से बेड्स भी होते हैं. और ये हम आपको बताएंगे कि बेड्स की कैटेगरी किस तरह होगी. ये जो बेड्स होंगे और वो किसी ने ज़्यादा अरसा वहाँ रहना हो तो बेड्स किसी भी हॉस्पिटल में, तो जाहिर है कि वो लॉन्ग टर्म केयर के लिए हमें एडिशनल बेड्स भी लगाए जा सकते हैं. अगर पेशेंट्स की रनिंग रहती है तो स्पेशली अरेंज किया जाता है. एक और डेफिनेशन है, देयर इज अनदर डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल इज डिफाइंड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ कम्युनिटी. आई टोल्ड यू बिफोर, दिस इज इंस्टीट्यूशन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ, आ स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन होगी जो स्पेशलाइज्ड होगी, एंड इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. दैट मेक यूज ऑफ फिजिशियन, सर्जन एंड टीम ऑफ टेक्निकल स्टाफ. देखिए ये हैं हमारे जो ट्रीट करेंगे पेशेंट को, वो कौन होंगे? फिजिशियंस होंगे, अगर सर्जरी का केस है सर्जन्स होंगे, और टेक्निकल स्टाफ से. और टेक्निकल स्टाफ में नर्सेस भी हो सकते हैं, एक्स-रे टेक्नीशियंस हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब के पर्सनल है. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर डायग्नोसिस, थेरेपी, रिहेबिलिटेशन, प्रिवेंशन, एजुकेशन एंड रिसर्च. तो पहले वो कौन लोग होंगे ये बताया गया है, फिर उसके बाद जो है और उनके काम क्या है ये भी बता दिए गए हैं इस डेफिनेशन में, कि डायग्नोस काम होगा, अगर लेबोरेटरी का काम है या डिजीज़ को डायग्नोस करना है तो ज़ाहिर है वो डायग्नोस में आ जाएगा. थेरेपी जो है ज़ाहिर मेन पर्पस है, तो थेरेपी होगी, और ज़ाहिर उसमें प्रिवेंशन, एजुकेशन, रिसर्च वाला को भी और रिहेबिलिटेशन को भी इसमें शामिल कर दिया गया है. और अच्छे जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें सारे ये काम हो रहे होते हैं.
सो ये एक डेफिनेशन हॉस्पिटल फार्मेसी की मैंने 2 डेफिनेशन आपको दी हैं, और ये डेफिनेशंस जो है बेस करती है तमाम हॉस्पिटल की एक्सप्लेनेशन में। द वर्ड हॉस्पिटल originate and meaning. This is actually history, and the word hospital, from where it's belong, from where it's originate. Just I want to tell you about this because you should know about the hospital word. And hospital, if you know the hospital word, so there are so many words you also hear और आपने सुने होंगे, आपके रूटीन में होते हैं, आपके डेली लाइफ में भी ये वर्ड सुने जाते हैं। द वर्ड हॉस्पिटल ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन word, or that is hopes, H-O-S-P-E-S, hopes. Hopes is a form from hostess. ओ अच्छा, ये आप देखिए जब हॉस्टेस से ये निकला है, होप्स निकला, तो इसके इस जैसे और भी नाम आपके जो होते हैं, लेकिन आप समझते होंगे वो चीज़ अलग है, लेकिन वो वर्ड के मीनिंग वही हैं। जैसे हॉस्टल है, हॉस्टल में भी ज़ाहिर है, हॉस्टल सुना होगा वर्ड आपने, हॉस्टल में भी कुछ रहते हैं लेकिन उसमें पेशेंट तो नहीं रहते, लेकिन कुछ लोग तो रहते हैं ना। और इसी तरह जो है होटल है, हॉस्पिटलिटी है, और इस तरह के जितने भी वर्ड यूज़ होते हैं वो तमाम के तमाम इस हॉस्प के से निकले हैं, और उसकी मीनिंग जो है हॉस्टिस होता है। और हेयर हॉस्टिस आपने सुना होगा, ज़ाहिर हवा में जो होते हैं और उसमें केयर करते हैं जहाज़ के अंदर, ये भी एक चीज़ हो गई। अच्छा, तो फिर ये देखिए, इट्स the root of words such as hostile. This is the root of the word hostile, and hostile means hospice, hostel, hotel, hospitality. The word patient come from, अच्छा ये तो हमने पहले बता दिया कि हॉस्पिटल की मीनिंग क्या है और कहाँ से निकले हैं, ये हॉस्टाइल से निकले हैं। अब पेशेंट के लिए भी देखिए, सारे पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, तो एक पेशेंट की भी बारे में हमने वर्ड के बारे में बता दिया कि पेशेंट का वर्ड जो है कहाँ से आया, ये पेटियोर से आया, पेटियोर पेशेंट, पेटियोर पेटियोर पेशेंट, विच इज़ टू सफ़र। इसके मीनिंग क्या है, टू सफ़र, यानी जो सफ़र कर रहा है। सफ़र से मुराद ट्रैवलिंग नहीं, सफ़र में इसको कुछ ना कुछ मसला है, कोई इसको बीमारी है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो तमाम के तमाम विच इज़ टू सफ़र। हैंस हॉस्पिटल कैन बी इंटरप्रेटेड एथिमोलॉजिकली एज, अच्छा ये क्या है, शॉर्ट में अगर हम बता दें कि क्या है हॉस्पिटल, क्या है, अ प्लेस वेयर स्ट्रेंजर हु सफ़र कम टू बी केयर्ड फॉर। अच्छा देखिए ना, पेशेंट से निकाला पेशेंट की मीनिंग, फिर हॉस्पिटल की मीनिंग, फिर उसको मज़ीद एक्सप्लेन किया कि हॉस्पिटल क्या है। ज़ाहिर पेशेंट जो एक वो है ना, जो सफ़र कर रहा है कि कोई भी मसाइल है उसको, जो बीमारी है उसको, डिजीज़ है। तो अब हॉस्पिटल फिर क्या है, अ प्लेस वेयर स्ट्रेंजर के वर्ड से देखें उसे निकला था, स्ट्रेंजर मीनिंग थे उसके जो आपने देखे थे पहले, गेस्ट होते हैं और स्ट्रेंजर होते हैं। तो हॉस्पिटल भी जो है a place where stranger who suffer come to be cared for. So by metonymy, there is a Latin word I told you, the hospital. So it means also you can say guest chamber, even if it is not a guest like this in a hotel, but for if you say about this its meaning. So is here in hospital means the guest chamber or guest lodging, or as an inn also. In you see the in कहाँ का आपने सुना, आई डबल एन इन, हॉलीडे इन सुना होगा आपने, हॉलीडे इन। तो उसमें भी वो होता है कि गेस्ट आ रहे होते हैं और गेस्ट उसमें रुकते हैं ओवरनाइट वहाँ पे रुकेंगे। इसी तरह ये वर्ड वहीं से निकला, अगर पेशेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं, गेस्ट एक्चुअली पेशेंट हो, तो वो हॉस्पिटल से मीनिंग होगी हॉस्पिटल गेस्ट। जब भी आपके होटल मैनेजमेंट है तो उसको आप देखें, उसको कहते हैं हॉस्पिटलिटी उसी को वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हॉस्पिटलिटी हम हॉस्पिटल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गेस्ट होते हैं, स्पेशल गेस्ट होते हैं जो कि बीमार होते हैं और वो वहाँ पे एडमिट होंगे, ओवरनाइट वहाँ पे रुकेंगे।
डिपार्टमेंट्स और वार्ड इन अ हॉस्पिटल। ये ओवरऑल बताया गया। ये जनरल पब्लिक आमतौर पर आप लोग स्टूडेंट्स भी जानते होंगे और आमतौर पर पब्लिक इसको जानते होंगे कि कितने किस्म के डिपार्टमेंट होते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। और ये हॉस्पिटल के अंदर जो भी डिपार्टमेंट है, इसमें मैं चंद के नाम आपको बता रहा हूँ। ये वार्ड कहलाते हैं, वार्ड्स, डिपार्टमेंट्स और वार्ड्स। अगर वार्ड की बात की जाए तो वार्ड जो है फिर फार्मेसी उसमें वार्ड में नहीं आएगा। और डिपार्टमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट के लिहाज से हम वो फार्मेसी या दूसरे डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं। लेकिन वार्ड स्पेशली जो हम उसके लिए यूज़ करेंगे जहाँ पे पेशेंट रुकेगा, पेशेंट स्टे करेगा, इसलिए कि फार्मेसी में पेशेंट स्टे नहीं करता, लेकिन वो हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट है। लेकिन वार्ड में पेशेंट रुकेगा, कैन बी स्टे। सो इमरजेंसी स्टे और फॉर जस्ट फॉर अ वाइल। इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इमरजेंसी ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे केसेस आते हैं, पेशेंट सबसे पहले आते हैं, उनको कुछ वक्ती तौर पर फारिग भी कर दिया जाता है जल्दी, टेम्परेरी उसको लगते हैं, फ्यू मिनट्स लगते हैं। और साथ साथ कभी कभी पेशेंट्स को कुछ देर के लिए इमरजेंसी वार्ड में रुकना पड़ता है कि जब तक कि उसके किसी वार्ड में ट्रांसफ़र ना हो जाए या उसकी कोई ट्रीटमेंट के लिए कोई नेसेसरी कंप्लीट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट कंप्लीट ना हो जाए, तो जब तक कि उसको ट्रांसफ़र नहीं करते, टेम्परेरी तौर पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कुछ बेड्स लगे होते हैं, वहीं पे उन पेशेंट्स को रखा जाता है, मतलब वो टेम्परेरी तौर पे होते हैं। सो और जैसे बहुत से वार्ड हैं, जैसे इस जनरल वार्ड, here the message depend upon the disease also कि जनरल वार्ड में आमतौर पे कॉमन डिजीज़ के तौर जो होती हैं, उसमें जो कॉमन डिजीज़ हैं उसके पेशेंट्स आते हैं और एडमिट होते हैं। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसमें हार्ट के पेशेंट्स आमतौर पे आते हैं। आम जैसे यूजली ब्लड प्रेशर्स के पेशेंट्स हैं या कोई ऐसी नॉर्मल कंडीशन में भी एडमिट हो गए तो उसमें कार्डियोलॉजी है। क्यों कि कार्डियोलॉजी का कार्डियोवास्कुलर इंटेंसिव केयर यूनिट एक अलग होता है, उसमें वो कुछ सीरियस पेशेंट होते हैं जो नीचे आपने देखिए बताया हुआ है, कार्डियोवास्कुलर इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। लेकिन कार्डियोलॉजी में हम जनरल जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उसको एडमिट किया जाता है। इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग जानते हैं। आईसीयू में कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं और उसको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे मशीन्स भी अच्छी लगी हुई होती हैं जो कि डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ की जा रही होती हैं, और यहाँ पे स्पेशल जो हम अटेंशन दी जाती है। पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, एक पीडियाट्रिक भी अलग होगा और इसी का एक इंटेंसिव केयर यूनिट भी होता है। इसी तरह न्यूनेंटल इंटेंसिव केयर यूनिट और एक नर्सरी होती है जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, जहाँ नॉर्मल बच्चे रखे जाते हैं। तो बच्चों का वार्ड हो गया पीडियाट्रिक वार्ड, और जो छोटे बच्चे होते हैं न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स होता है। कार्डियोवास्कुलर इंटेंसिव केयर यूनिट के बारे में तो मैंने आपको बताया कि हार्ट के ऐसे पेशेंट्स जो कि सीरियस होते हैं। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ब्रेन से ताल्लुक, नर्व से ताल्लुक, न्यूरॉन से ताल्लुक होता है, जिससे ऐसी डिजीज़ उससे ताल्लुक होता है। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, अच्छा ये ज़रूरी नहीं कि सारे डिपार्टमेंट एक ही हॉस्पिटल के अंदर हों, कुछ ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो सिर्फ एक ही इसी डिपार्टमेंट होता है, जैसे ऑन्कोलॉजी कैंसर हॉस्पिटल है तो एक कैंसर हॉस्पिटल एक अलग हॉस्पिटल है जो कि पूरा हॉस्पिटल बना दिया गया है। इसी तरह गैनी हॉस्पिटल हैं, पास हमारे यहाँ पे सिटीज़ में भी हैं और दूसरे में गैनी हॉस्पिटल्स हैं। और इसी तरह जैसे बताया ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल एंड मैटरनिटी वार्ड्स होते हैं कुछ, तो कुछ और अच्छे हॉस्पिटल हैं तो इनमें सारे ही डिपार्टमेंट होते हैं, सारे ही वार्ड इसमें शामिल होते हैं। और अगर फार्मेसी को इसमें शामिल कर लें तो फार्मेसी एक वार्ड नहीं है लेकिन इसका एक डिपार्टमेंट होगा। प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल है और इसमें प्राइमरी का वर्ड यूज़ कर दिया कि मतलब ये डिवाइड किया हुआ है कि मतलब ये हॉस्पिटल कैसा है, स्मॉल है, मीडियम है एंड लार्ज है। ये अकॉर्डिंग टू बेड हो कि बेड की कितनी फैसिलिटीज़ हैं, कितने पेशेंट उसमें ओवरनाइट एडमिट हो सकते हैं। और अगर ज़ाहिर है इसका एक रेंज बनाई हुई है और वो रेंज क्या है, देयर आर 3 प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू देयर साइज। नंबर 1 स्मॉल, नंबर 2 मीडियम, नंबर 3 large hospital. Small hospital is a favor than 100 बेड्स, यानी 100 बेड से अगर कम है किसी भी हॉस्पिटल में, 1 से लेकर 99 के लीजिए, तो वो स्मॉल हॉस्पिटल कहलाएगा।
और मीडियम हॉस्पिटल 100 से लेके 499 अगर बेड हैं, इवन 499 बेड हैं, तो हम उसकी जो क्लासिफिकेशन करेंगे मीडियम हॉस्पिटल में करेंगे। और अगर बेड बढ़ा दें 500 कर दें तो वो लार्ज हॉस्पिटल्स कहलाएगा, 500 और मोर बेड्स large hospital. Typically, these sites are classified by the number of the beds I told you they have, although there can be some variation within these groups of hospital and medical center. इसका कहने का मकसद ये है कि ये तो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दी, लेकिन ये भी कुछ कभी ऐसा भी होता है कि बेड अगर कम हुए हों लेकिन हॉस्पिटल वो लार्ज ही और उस बेड कम कर दिए गए हैं या कोई वजह है कि उसमें बेड नहीं है, तो हॉस्पिटल तो लार्ज ही कहलाता है, लेकिन वो है कि वक्ती तौर पे उसमें बेड की कमी बेशी कर दी गई। और अगर ये जो क्लासिफिकेशन मैंने प्राइमरी क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू बेड्स है, और मतलब उसमें वेरिएशन भी हो सकती है, ये क्लासिफिकेशन है। फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं एंड हॉस्पिटल का क्या काम है, ये आप देखिएगा कि उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट जब हम बताएंगे तो वही उसके फंक्शन है। देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूट को की डिपार्टमेंट की अगर एक्सप्लेनेशन की जा रही है तो वही उसके फंक्शन होंगे। जैसे सपोज एक डिपार्टमेंट में अकाउंट डिपार्टमेंट है, एक उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, उसमें एक्सरे डिपार्टमेंट है, उसमें सारे डिपार्टमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वही उसके फंक्शन है। क्यों कि डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है, डिपार्टमेंट सपोज एक्सरे डिपार्टमेंट में एक्सरे हो रहा है, रेडियोलॉजी NMR है, और दूसरे भी जो मशीन्स हैं वो यूज़ हो रही हैं, अल्ट्रासाउंड है वो यूज़ हो रही है। तो एक तरह का डायग्नोस्ट सेंटर है जिसको लैब में कह लीजिए, माइक्रो बायोलॉजी का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। इसी तरह पेशेंट की सपोर्ट के लिए कुछ डिपार्टमेंट्स है, और ये सारे डिपार्टमेंट्स का जो वहाँ काम हो रहे हैं वो सब फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल कहलाएंगे। इवन अकाउंट्स में जो काम हो रहा है, सैलरी दी जा रही है, और HR में काम हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेस में जो काम हो रहा है, एम्प्लॉयज़ को लिए जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर एक काम हो रहा है ना। जब वो काम हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर तो ये फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल में हो जाएगा। अब इसमें फंक्शन हॉस्पिटल में मैं ज़रूरी नहीं कि मैं पेशेंट्स की बात करूं कि पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हो रहा है, इसलिए कि हॉस्पिटल रन करने के लिए सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को जो काम हो, पेशेंट पे काम हो रहा है वही हॉस्पिटल के अंदर काम हो रहा है, नहीं। इवन क्लीनिंग का काम हो रहा है, या गेट पे जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो भी एक हॉस्पिटल के फंक्शन को अंजाम दे रहे हैं। पेशेंट सबसे पहले गेट में आएगा, जब तक दरवाज़ा नहीं खोलेगा सिक्योरिटी का पर्सन या उसकी सिक्योर नहीं हो जाता इस बारे में कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, तो पेशेंट अंदर दाखिल कैसे होगा। तो यहाँ वहीं से काम शुरू हो जाता है। तो द मेन फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल इज टू प्रोवाइड द पॉपुलेशन विद कंप्लीट हेल्थ केयर. इट आल्सो फंक्शन as the center for the training of health workers. A hospital is generally a vital part of the social and medical organization. तो ये वही लो बिलोबाब उसी का यही हो गया कीवर्ड, की सेंटेंस यही। Hospital administration functions can be classified into 3 broad categories. जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, वो 3 कैटेगरीज क्या है? मेडिकल नंबर 1, पेशेंट सपोर्ट नंबर 2 एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा देखिए, मेडिकल, पेशेंट सपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। अब पेशेंट जिस सिलसिले में वहाँ आ रहा है, सारे ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, तो उस ट्रीटमेंट के लिए जो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं डिपार्टमेंट या वार्ड, तो वो जो डिपार्टमेंट कहलाएंगे मेडिकल डिपार्टमेंट कहलाएगा। और इस मेडिकल डिपार्टमेंट में ज़ाहिर है फिजिशियंस, सर्जन्स, फार्मासिस्ट, नर्सेस, ये शामिल हैं तमाम के सामान। लेकिन क्योंकि फार्मेसी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती पेशेंट के साथ, तो हम इसको पेशेंट सपोर्ट में भी रखते हैं कि पेशेंट को सपोर्ट देते हैं, इसलिए पेशेंट डायरेक्ट आके मेडिसिन तो नहीं लेता ना, तो डायरेक्ट जो है इमरजेंसी में जाएगा, या जो डायरेक्ट जो पेशेंट से डायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो डॉक्टर्स और नर्सेस का होता है। इवन नर्सेस को भी हम जो है इसमें हम पेशेंट सपोर्ट में ले लेते हैं। क्यों कि ज़ाहिर है कि वो ट्रीटमेंट में एक्चुअली जो एडवाइस फॉर डॉक्टर अगर एडवाइस करता है कुछ, तो उसके बाद नर्सेस जो हैं उसको उसी लिहाज से काम करेंगे, इसलिए कि ये कह लीजिए कि वो उनके ओबे वो करती हैं, उनके अंडर में काम कर रहे होते हैं। तो मेडिकल में आमतौर पे वो स्टाफ लिया जाता है जो कि पेशेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, और ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट को जो आप कह लें ना, मैनेजमेंट
मैनेजमेंट, और वो मैनेजमेंट ज़ाहिर एक एक्चुअली क्या है कि जब पेशेंट जब आता है तो उसको अगर 3 डिपार्टमेंट उसमें पूरे इन्वॉल्व होने लग जाएंगे कि जब मैं भी पकड़ लूँ, मैं भी पकड़ लूँ, मैं नर्स भी इसको देखने लग जाए, डॉक्टर भी देखने लग जाए, फार्मासिस्ट भी इधर आ जाए, तो पेशेंट तो ज़ाहिर है कन्फ्यूज हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहले ये किया जाता है कि डायरेक्ट जो है डॉक्टर सबसे पहले देखेंगे ताकि एक सीक्वेंस बन जाए, इसलिए हम उसको मेडिकल में रख लेते हैं फिजिशियंस को। और पेशेंट सपोर्ट में जो है फार्मेसी, नर्सिंग, डायग्नोस्टिक जैसे लैब बाहर आ जाएंगी, इसमें फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, और तमाम के तमाम माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट, ये सारे उसमें आ जाएंगे पेशेंट सपोर्ट में, विच रिलेटेड टू डायरेक्ट टू द पेशेंट केयर एंड इंक्लूड द नर्सिंग, डायट्री, डायग्नोस्टिक, थेरेपी, फार्मेसी एंड लेबोरेटरी सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव नंबर 3। तो एडमिनिस्ट्रेटिव नाम से जैसे पता चल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे, यानी अगर एडमिनिस्ट्रेशन किसी काम के लिए करी जा रही है, यानी पूरे के पूरे हॉस्पिटल को किस तरह से चलाया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब वो हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि किस तरह उसको हम रन कर रहे हैं हॉस्पिटल को। उसके लिए ज़रूरी नहीं है नर्स या मेडिकल स्टाफ हो, उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है जो कि हेड होता है, और उसके अंडर में और लोग काम कर रहे होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो हेड होता है एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो द हेड ऑफ द हॉस्पिटल ऑफ द 3 डिपार्टमेंट विच कंसिडर द execution of policies and direction of the hospital, governing discharge for support services in the area of finance, personnel, material and property, housekeeping, laundry। देखिए लॉन्ड्री और हाउसकीपिंग भी एक डिपार्टमेंट हो गया जहाँ पे कपड़े उस पेशेंट के धुले जा रहे हैं, या स्ट्राल एरिया होता है, या हाउसकीपिंग होती है यहाँ पे सफाई की जा रही होती है, सिक्योरिटी एंड ट्रांसपोर्ट, इवन ट्रांसपोर्ट भी, एम्बुलेंस को चलाना, पिक एंड ड्रॉप, इंजीनियरिंग, अगर ये मशीनें ख़राब होती हैं तो वो इंजीनियरिंग के तौर पे काम करते हैं, उसको ठीक करते हैं, एंड बोर्ड एंड द मेंटेनेंस, यानी सारी मेंटेनेंस का काम भी वहाँ चलता रहता है। तो ये 3 हमने बता दिया। अच्छा, तो अब फंक्शंस की जब बात हो रही है, फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, तो मेजर फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्या है, तो 2 ये मैंने आपको बताएं, आप इसको मैं बता देता हूँ। प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटेड टू अकाउंटिंग, बिलिंग, बजट, कैशरिंग, हाउसकीपिंग, लॉन्ड्रिंग, पर्सनल्स, प्रॉपर्टी एंड सप्लाई, सिक्योरिटी से ट्रांसफर, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, जो कि ऊपर नंबर 3 में आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था। और रेंट नंबर 2, रेंडर सपोर्ट सर्विसेज टू हॉस्पिटल केयर प्रोवाइडर्स, क्लाइंट्स, अदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज एंड प्रोफेशनल्स ग्रुप, यानी कि वो हॉस्पिटल केयर के प्रोवाइड करने के लिए उनके क्लाइंट्स हैं, गवर्नमेंट के इदारे, प्राइवेट एजेंसीज हैं जो कि उसमें टेक पार्ट करती हैं हॉस्पिटल के रनिंग करने में। और तो अब प्रोफेशनल्स कुछ ग्रुप्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ज़रूरी नहीं कि वो एम्प्लॉइज हों, लेकिन वो उससे कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल के बारे में अभी आपने देख लिया कि व्हाट इज हॉस्पिटल एंड व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज इट्स मीनिंग, एंड जस्ट नाउ आई टेल यू hospital organization. Organization, how many type, how many way to I explain this. A hospital organization chart, there is a one chart I just tell you, will show the reporting structure of the hospital, including the board of director and vice presidents or director of various divisions from operational to the medical care and legal। अब यानी कि एक हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के ज़ाहिर हर कंपनी में जिस तरह एक होता है कि एक डायरेक्टर होता है, फिर उसके अंदर मैनेजर्स होते हैं, फिर सुपरवाइजर्स होते हैं, फिर ज़ाहिर है और नीचे तक जो है जो उनके असिस्टेंट्स होते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल में भी एक सबसे बड़ा जो शो कर रहा होगा वो हॉस्पिटल जो है वो एक स्ट्रक्चर होगा, कुछ लोग होंगे जो कि उसके ऑनर होंगे जो इसको चलाते होंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी इसको कहते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ज़ाहिर एक डायरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, और जो डायरेक्टर होता है या फिर वाइस प्रेसिडेंट कह लीजिए, अगर ऊपर प्रेसिडेंट है तो नीचे वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा, और अगर बोर्ड है तो फिर उसी लिहाज से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो उसके नीचे एक किसी डायरेक्टर को भी हम नीचे रख सकते हैं। वो सारा ओवरऑल उस हॉस्पिटल का जिम्मेदार होगा उसको रन करने के लिए। वो उसके अंडर में कुछ और भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं अलग अलग। एक तो डायरेक्टर जनरल हो गया, डीजी, आपने डीजी का वर्ड बहुत सुना होगा, डीजी हर डिपार्टमेंट का डीजी होता है। इसी तरह डायरेक्टर जनरल, और अगर उसके अंडर में जो काम कर रहे हैं हर डिपार्टमेंट का एक डायरेक्टर बना दें, फाइनेंस डायरेक्टर, मेडिकल डायरेक्टर। तो
ये तमाम के तमाम जो डायरेक्टर्स जो है उसके अंडर में आएंगे, वो उसको रिपोर्ट करेंगे, और इसके नीचे और भी इसी तरह का ग्रुप चलेगा। तो इस तरह की एक चार्ट भी हो सकता है हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन का। और साथ में हॉस्पिटल आर कॉर्पोरेशन एंड आर देयरफॉर द ओवरसीन बाय बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर. Non-profit hospitals have board that often consist of influential members of healthcare and local communities. यानी हॉस्पिटल के अंदर बोर्ड भी मैंने जैसे बताया था वो है, और नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स हैं तो उसमें ज़ाहिर है आमतौर पर नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल कौन से होते हैं, ऐसे होते हैं जो कि पेशेंट्स केयर के लिए पेशेंट का मुफ्त इलाज हो रहा होता है। नॉन प्रॉफिट में अगर देखा जाए कि अगर आजकल भी हॉस्पिटल खुले हुए हैं, किडनी सेंटर खुला है, कोई इस तरह का है कि कैंसर हॉस्पिटल किसी ने बनाया है, तो प्रॉफिट नहीं देख रहा है, इससे वो उसको पेशेंट की फ्री इलाज की अगर किसी ने जिम्मेदारी ली है तो उसमें अपने लिहाज से वो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, और जो कि उसको रन करते हैं हॉस्पिटल को और हेल्थ केयर एंड लोकल कम्युनिटीज़ के लिए। Many hospitals were founded by a religious group and maintains religious affiliation. कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी होते हैं जो चैरिटी के तौर पे काम कर रहे होते हैं, और वो चैरिटी किस तौर पे काम की जा रही होती है कि पेशेंट्स को या तो कम पैसों में, कम अमाउंट में उसको अच्छी ट्रीटमेंट दी जा रही होती है, या पास वक्त फ्री ट्रीटमेंट भी दी जा रही होती है। तो वो कहाँ से पूरा करते हैं, ज़्यादा रिलीजियस होते हैं। इस तरह के रिलीजियस हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि क्रिश्चियंस बेस्ड हॉस्पिटल्स में यहाँ पे आप कराची पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज़ में देखें तो 7 डे हॉस्पिटल है, कराची एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल, होली फैमिली हॉस्पिटल्स। इसी तरह कुछ रिलीजियस हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं कि अपनी कम्युनिटी को फ्री जो है या डिस्काउंट पे इलाज करते हैं। कुछ आगा खान हॉस्पिटल में भी इसी तरह का है कि कम्युनिटी वाइज, रिलीजियस वाइज जो है डिविजन्स की हुई हैं। ये देखिएगा, ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो वही पता है कि ऊपर देखिए बोर्ड है सबसे पहले, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है जिसको चला रहे होते हैं, इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, वो सिलेक्शन करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का। उसके अंडर एडमिनिस्ट्रेटर जवाबदेह है, जैसे रिस्पॉन्सिबल फॉर टू आंसर द बोर्ड, एंड एडमिनिस्ट्रेटर also have some of division and some of the director. So there are 4 group: information, therapeutic services, diagnostic services and support services. So information में ज़ाहिर है कि कुछ अगर एडमिशन है, बिलिंग है, तो इसके हम अलग से मैनेजर्स बना देते हैं, फाइनेंस का एक बना देंगे, मेडिकल रिकॉर्ड है जहाँ पे रिकॉर्ड को रखा जा रहा है तो वहाँ का एक इंचार्ज होगा, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के लिए कोई इंचार्ज होगा, हेल्थ एजुकेशन के लिए कोई हमने हेड रखा हुआ होगा, डीन होगा, या वहाँ का हेड होगा, डिपार्टमेंट होगा जो कि हेल्थ को एजुकेशन करता है, और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। डीन उस सूरत में होता है कि कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एजुकेशन भी साथ साथ चलती रहती है, वहाँ से डिग्री भी इश्यू होती है उनके जो है उस हॉस्पिटल के बेस में कुछ जो डिग्रीज जैसे कि MBBS है या इस तरह की चीज़ें हैं, जहाँ नर्सिंग के कुछ कोर्सेज हैं या फार्मेसी के कोर्सेज हैं, कि हॉस्पिटल भी होता है और साथ साथ वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी होती है या एजुकेशन का इदारा भी होता है जिसको डील कर रहा होता है, जहाँ से रिलेशन होता है उसका, और ये कह लीजिए कि ऑनर एक ही होते हैं। और ह्यूमन रिसोर्सेज HR डिपार्टमेंट जो कि एम्प्लॉयज़ को देखते हैं, उनको इसकी सिलेक्शन करते हैं, उनको उसमें सारे इंतज़ाम करते हैं। और दूसरा डिपार्टमेंट थेरेपेटिक सर्विसेज हो गया, ये मेन जो है वो डिपार्टमेंट हो जाएगा जहाँ पे पेशेंट को देखा जा रहा है, सर्विस दी जा रही है, डायरेक्ट उसका मेडिसिन से रिलेशन है और पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा होगा। उसमें बहुत से डिपार्टमेंट हो सकते हैं, अलग अलग उसके जो डिवीजन किए जाएँ, स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट है और ओरल थेरेपी डिपार्टमेंट, और लैंग्वेज या रेस्पिरेटरी थेरेपी डिपार्टमेंट है, फार्मेसी है, नर्सिंग है, डाइटिशियंस की है, जहाँ पे फूड का देखा जाता है कि किस तरह से उसको पेशेंट को दिया जाए और क्या क्या दिया जाए। डायग्नोस्टिक सर्विसेज में ज़ाहिर है डायग्नोस्टिक सर्विसेज क्या सर्विस है, जहाँ पे पेशेंट को की डायग्नोस की जाए, और ये आमतौर पर ज़ाहिर है ये लैब और एक्सरे डिपार्टमेंट आमतौर पे मेन इसमें टेक पार्ट करता है। लेकिन जहाँ जहाँ कुछ मशीन्स होंगी, डायग्नोस्टिक मशीन्स हैं, तो वो एरिया भी हमारा डायग्नोस्टिक सर्विसेज फराम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट होगा, उसमें भी कुछ इक्विपमेंट हैं जिससे हम हार्ट का डायग्नोस करेंगे, न्यूरोलॉजी है डिपार्टमेंट, न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट है, इवन ER में भी कुछ डायग्नोस किया जाता है, कुछ ऐसी मशीन्स है, जैसे सपोज
इवन इवन ईसीजी भी लगा हुआ है, तो इसे भी एक डायग्नोस का एक इंस्ट्रूमेंट है, तो वो इमरजेंसी रूम में भी होता है। तो ये चीज़ हो गई। सपोर्ट सर्विसेज, अब सपोर्ट सर्विसेज जिसमें मेडिकल डायरेक्ट पेशेंट से तो उसका ताल्लुक नहीं है कि पेशेंट जो है उसको देखेंगे, पेशेंट जो है पेशेंट को उसको देखने में उसका मदद दी जा रही है, लेकिन हॉस्पिटल को रन करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए, उसको अप टू डेट रखने के लिए कुछ सपोर्ट सर्विसेज होती हैं, जैसे सेंट्रल सप्लाई। अब सेंट्रल सप्लाई कुछ चीज़ें फराम करेगा, कुछ ऐसी आइटम्स होंगे जो कि मेडिसिन नहीं है, तो सेंट्रल सप्लाईज में वो भी होती हैं। बायोमेडिकल होती चीज़ें होती, हाउस कीपिंग सफाई के लिए जो चीज़ें होंगी, जैसे क्लीनिंग के लिए और क्लीनिंग डिसइंफेक्शन करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट है। मेंटेनेंस है। और डाइटरी, अच्छा डाइटरी जो है तो पेशेंट से डायरेक्ट ताल्लुक हो तो वो थेरेपेटिक सर्विसेज में आ जाएगा कि पेशेंट को क्या क्या दिया जा रहा है क्या नहीं। और ना डाइटरी एक कैंटीन भी होती है जो आम जनरल कैंटीन होती है, और वो एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक कैंटीन होती है, तो वो डाइटरी एक अलग होगी और पेशेंट्स की एक अलग डिवीजन कर दी जाती है। ट्रांसपोर्टेशन इवन हो जाती है कि पिक एंड ड्रॉप दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, और इवन नहीं तो एम्बुलेंस के लिए भी एक ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम डेवलप किया जाता है। इस डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द हॉस्पिटल। क्या अच्छे हॉस्पिटल हैं, वार्ड ज़्यादा है तो डिपार्टमेंट में होंगे ज़्यादा, वरना कुछ में अगर कुछ डिपार्टमेंट होंगे तो वो हॉस्पिटल के डिपेंड करेगा कि उसका साइज़ क्या है। अच्छा वही अभी देखिएगा कि उस स्लाइड में फ़र्क। पैरामाइट डेमोस्ट्रेशन अ सिंबॉलिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ हॉस्पिटल। देखिए वही चीज़ को मैंने ज़रा बता दिया है कि एक पैरामाइट की तरह, वो अहराम मिस्र जो है देखें इस तरह का होता है ना, तो उसका मतलब ये होता है ऊपर जो है वो हमारा बोर्ड है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर जो टॉप पे जो दिखाया जा रहा है, जो कि जो आपको देखिए ट्रायंगल बना है वो टॉप है, और नीचे की तरफ आ रहे हैं वो सपोर्ट, उसके अंडर में जो जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं वो नीचे दिए गए। इसको पैरामाइट डेमोस्ट्रेट कहते हैं, डेमोस्ट्रेशन कहते हैं। और इसमें सबसे पहले देखिए ऊपर बोर्ड है, बोर्ड ऑफ गवर्नर है, और फिर एडमिन सर्विसेज है, फिर एडमिन सर्विस के बाद इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, थेरेपेटिक सर्विसेज, डायग्नोसिस सर्विसेज एंड सपोर्ट सर्विसेज। उन्हीं सर्विसेज के बारे में जिनकी चार का जिक्र किया था, 4-5 का, वो इसमें आ रही है, लेकिन ये हमें ये अप टू डाउन इस तरह से तरतीब दी गई है। अच्छा वही कैटेगरी को मैंने अलग अलग करके लिख दिया, इसलिए कि अभी मैंने इसको थोड़ी एक्सप्लेनेशन देनी है, तो वो मैंने बता दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में क्या बताऊंगा, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशनल सर्विसेज, थेराप्यूटिक सर्विसेज, डायग्नोस्टिक सर्विसेज एंड सपोर्ट सर्विसेज। और ये रखिए कि फार्मेसी जो है इसमें थेराप्यूटिक सर्विसेज में आएगा, यानी आपकी जो डिपार्टमेंट है उस सेंटर में आपका ये डॉक्टर्स का और ये नर्सिंग का ये है। नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में को हॉस्पिटल को रन करने के लिए जो कि हमें हमारी सर्विसेज दी जा रही होती हैं वो होगी। उसमें सीईओ होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये जो हेड होंगे हमारे यहाँ के हॉस्पिटल के, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स होंगे जो अपने असिस्टेंट्स रखेंगे। अच्छा वाइस प्रेसिडेंट्स एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग हेड बना दिया जाता है। तो ये चीज़ है। बिजनेस पीपल्स, अच्छा बिजनेस पीपल्स एडमिनिस्ट्रेटिव में इन्वॉल्व होते हैं, ज़ाहिर है वो जो अपना पैसा लगाया हुआ है हॉस्पिटल के लिए, तो ज़ाहिर है वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाते हैं। और क्यों? उनकी वजह से रन द हॉस्पिटल रन उन्हीं की वजह से हो रहा है कि पैसा लगाया हुआ है। और ओवरसीज बजटिंग एंड फाइनेंस, यानी हम वो देखें बजटिंग को, जो देख रहा हो, ओवरसी यानी कि हम उसको देखें, बजटिंग को एंड फाइनेंस को जो देखेंगे वो भी एडमिनिस्ट्रेटिंग में आ जाएगा। स्टैब्लिश हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जो हॉस्पिटल के पॉलिसीज़ को देख रहे हैं, प्रोसीजर्स को देख रहे हैं कि किस तरह रन करना है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा। ऑफन परफॉर्म पब्लिक रिलेशन ड्यूटीज़, और हॉस्पिटल से निकल के पब्लिक रिलेशन ड्यूटीज़ करी जा रही है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा। इंफॉर्मेशनल सर्विसेज नंबर 2, ये डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इंक्लूड। अब देखें इंफॉर्मेशन हर लिहाज से हो सकती है, जो कि इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, और वो इन्फॉर्मेशन जो एडमिशन से इशू कर दें, अगर पेशेंट को जब एडमिट
एडमिट किया जाता है तो एडमिशन से लेकर वो उसकी बिलिंग, कलेक्शंस, उनके अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो मेडिकल का जो उसका रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना कंप्यूटर में, चाहे फिजिकली एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो रन कर रहे हैं वो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाएगा। और इवन ये फार्मेसी का ताल्लुक भी इससे हो सकता है कि ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम में रखा जाए तो वो भी इंफॉर्मेशन सर्विसेज में आ जाता है। अगर डिपार्टमेंट एक अलग रखें तो वरना फार्मेसी के अंडर में करें तो वो अलग है। हेल्थ एजुकेशन, ये दोनों के हम एजुकेशन फार्मेसिस भी दे सकता है। और ह्यूमन रिसोर्सेस। नंबर 3, थेरापेटिक सर्विसेज। और ये जो है पेशेंट से, मैंने बताया कि आपको पेशेंट से डायरेक्ट जो है जो इसको थेरेपी के लिए जो हम इसको यूज़ करेंगे डिपार्टमेंट को, सर्विसेज को, वो थेरापेटिक सर्विसेज कहलाएगी। प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट टू पेशेंट्स इंक्लूडिंग फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। और इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हो सकते हैं वो मैंने बताया। फिजिकल थेरेपी हो सकता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो सकता है, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी, मेडिकल पैथोलॉजी, साइकोलॉजी, मेडिकल साइकोलॉजी, फार्मेसी, टैटरी, स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड नर्सिंग। थोड़ा सा मैं एक सेंटेंसेस बताता चलूँ। फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव द लार्ज मसल्स मोबिलिटी, मसल फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी जो है ना फिजियोथेरेपी में ये होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी ट्रीटमेंट गोल इन द हेल्प टू पेशेंट रिगेन्स फाइन मोटर स्किल्स। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में होती है, आपको पता है। स्पीच थेरेपी भी होती है, इस तरह अगर किसी बोलने में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकते हैं, ट्रीट स्पीच करना है तो ये एक डिपार्टमेंट। रेस्पिरेटरी थेरेपी ट्रीट पेशेंट विद हार्ट एंड लंग्स डिजीज। रेस्पिरेटरी देखें, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियो दोनों को मिक्स कर दिया, लेकिन ये आमतौर पे रेस्पिरेटरी का ताल्लुक दोनों ही से हो जाता है। मेडिकल साइकोलॉजी कंसर्न विद द कम्युनिटी रिसोर्सेज फाइनेंशियली एड। फार्मेसी डिस्पेंस मेडिसिन to inpatient, to outpatient, and to compounding and other. Dietary, maintain nutritionally sound diet for patient. स्पोर्ट मेडिसिन, अच्छा स्पोर्ट मेडिसिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह हो तो और इस इवन मैं ये पहले भी आपको बार बार कह चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है सारे डिपार्टमेंट एक हॉस्पिटल में, तो जब भी हॉस्पिटल होगा एक या दो डिपार्टमेंट भी होता है, एक डिपार्टमेंट भी होता है तो वो हॉस्पिटल तो कहलाएगा। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट उसके अंदर बना दिया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी एक डिपार्टमेंट हो गया ज़ाहिर है, तो एक तो नहीं कहेंगे, लेकिन थेरेपेटिक वाइज अगर एक हो, यानी कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट किसका कैंसर हॉस्पिटल है तो वो ज़ाहिर वो भी हॉस्पिटल ही कहलाएगा। अब उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अलग होते हैं, सपोर्टिंग अलग होते हैं, वो सब अलग हैं। स्पोर्ट मेडिसिन इसी लिहाज से प्रोवाइड द रिहेबिलिटी सर्विसेज टू एथलीट्स। एंड नर्सिंग प्रोवाइड केयर फॉर पेशेंट। Diagnostic services determine the cause or causes of illness or injury include। अब जो देखिए मैंने अभी आप बताया जैसे कि डायग्नोस में हम डायरेक्ट कॉज देखेंगे, डायग्नोस करेंगे, कुछ चीज़ अगर डायग्नोस की जा रही है तो डायग्नोस्टिक सर्विस होगी जिसमें लेबॉर्ट्री वगैरह हो जाएंगी, मेडिकल लेबॉर्ट्रीज, स्टडीज, बॉडी टिश्यूज, लेबॉर्ट्री लाइक माइक्रोबायोलॉजिकल लैब, मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग में देखें क्या क्या रेडियोलॉजी में आ जाएगा, एक्सरेस आ जाएंगे, अल्ट्रासाउंड्स, एमआरआई, सीटी स्कैन्स, ये तमाम के तमाम इसमें शामिल होंगे। एंड एमरजेंसी मेडिसिन प्रोवाइड एमरजेंसी डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। एमरजेंसी रूम में जैसे मैंने अभी बताया था ईसीजी है, और इसी तरह के और भी डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए जो एमरजेंसी मेडिसिन के तौर पे यूज़ की जा रही होती हैं तो वो भी कहलाएंगी डायग्नोस्टिक। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जैसे खा लिए जाते हैं, खाने के बाद वो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, ट्रीटमेंट के पर्पज़ के लिए नहीं। कुछ मेडिसिन डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ की जाती हैं। कुछ मेडिसिन खा लें जैसे फॉर एग्जांपल कि आई को जब देखना है, आई आँखों को देखने के लिए, तो उसमें कुछ ऐसे ड्रॉप्स डाले जाते हैं जो आई की जो आई बॉल है और ये जो आई को डायलेट करता है। तो ये मैं अभी बाद में आपको अभी बताऊंगा कि कौन कौन सी मेडिकेशन ऐसी होती हैं तो जो डायलेट करेंगी, जैसे पिलोकार्पिन और अदर्स जो हैं वो इसको डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होंगी। Support services, just told you before that
the department or services who support the hospital other than therapeutic, other than treatment. It's called the support services like center supply unit, biomedical technology, and housekeeping and maintenance department. So these department provide support for the entire hospital. तो सेंटर सप्लाई, इसमें सेंटर सप्लाई में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मैं जहाँ से ऑर्डर की जा रही होंगी, रिसीव की जा रही होंगी, स्टॉक को जो है डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा होगा पूरे हॉस्पिटल में, इक्विपमेंट भी इसमें हो सकते हैं। और ये अदर देन मेडिकेशंस, अगर ये चीज़ें फार्मेसी मेडिकेशंस का ताल्लुक तो फार्मेसी से हो जाएगा, लेकिन सेंटर सप्लाई में अदर देन मेडिकेशंस कुछ चीज़ें जैसे सपोज कुछ फाइल्स हैं, कुछ बुक्स हैं, कुछ जो है सपोज एनीथिंग जैसे कि डिसइंफेक्टेंट है, और जैसे कि कुछ ऐसी क्लॉथ्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मेडिसिन नहीं होती हैं, वो सेंटर सप्लाई से हमें रिसीव एंड ऑर्डर किए जाते हैं। एंड बायोमेडिकल टेक्नोलॉजीज, इसमें कुछ मशीन्स होंगी जो डिज़ाइन, बिल्ड, रिपेयर मेडिकल इक्विपमेंट। ये डिपार्टमेंट मेडिकल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल का एम्प्लॉयज़ भी उन्हीं के अंडर काम करते हों, लेकिन कुछ बाज़ कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे भी हम ऐसे एम्प्लॉयज़ रख लेते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि कोई कंपनी है, वो जिनकी मशीन्स यूज़ हो रही होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे हॉस्पिटल के साथ हो जाते हैं, और अगर कभी उसमें ख़राबी होती है या कोई इंस्ट्रूमेंट सही काम नहीं कर रहा तो उनके इंजीनियर्स, उनके टेक्नीशियंस आते हैं, उसको रिपेयर करते हैं या रिप्लेस करते हैं। हाउस कीपिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इस लिहाज से हो गया कि मेंटेनेंस, सेफ, क्लीन एनवायरनमेंट, कि अगर किसी को डिसइंफेक्शन करनी है, क्लीन करना है, या बैक्टीरिया फ्री करना है, या उसको मेंटेन करना है हमारे किसी भी हॉस्पिटल को, तो उसके लिए हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट एक अहम किरदार अदा करता है। तो ये मेरी ओवरऑल कोशिश है कि बेस आपका बनाया जाए कि हॉस्पिटल जो क्या चीज़ है। अब इसके बाद मैं जो है टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल बताऊंगा, हॉस्पिटल के बारे में थोड़े से और कुछ एक दो लेक्चर्स हैं वो बताएंगे, फिर हॉस्पिटल फार्मेसी पे आएंगे। तो ये मेरे लेक्चर देखने के लिए और सुनने के लिए ज़ाहिर है सब्सक्राइब करें पहले तो ये चैनल, अगर यूट्यूब में आप देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको बेल को क्लिक कीजिए, और जो है इस लाइक पे जाके क्लिक करिए। तो इस तरह जो है ये नेक्स्ट लेक्चर आप तक पहुंच जाएगा, और इस तरह आप दूसरे लेक्चर से कांटेक्ट में रहेंगे। Thank you very much for listening and see this my lecture. Thank you.